कांग्रेस से नेताओं का मोह भंग और ये सिलसिला आप जानते हैं वैसे तो काफी लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन खासतौर पर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3 बड़े चेहरों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और क्या किया, बीजेपी का रुख कर लिया। सबसे लेटेस्ट नाम आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले, टीवी डिस्कशंस में आपने उन्हें देखा होगा, गौरव वल्लभ। उन्होंने ये कहा कि पार्टी डायरेक्शनलेस हो गई है, यानी दिशाहीन हो गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सनातन के खिलाफ बातें ना तो कह सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। गौरव वल्लभ से एक दिन पहले यानी कल आपको याद होगा विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं संजय निरुपम के बागी तेवरों को देखने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक्सपेल किया, लेकिन संजय निरुपम ने यह दावा किया कि वो तो पार्टी पहले ही छोड़ चुके थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं। इन पावर सेंटर्स की बात की जाए तो इसमें उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र किया। अनिल शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थामा, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगला। इससे पहले आपको याद होगा आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर बनने के बाद उन्होंने पार्टी पर कई सवाल खड़े किए थे कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नेता शामिल क्यों नहीं हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि ये न्याय यात्रा भारत तो दूर उनकी पार्टी को जोड़कर नहीं रख पा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी से हाथ छुड़ाकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। पूर्व सांसद संजय निरुपम, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ, बॉक्सर विजेंदर सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ते ही हिंदुत्व और सनातन को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद संजय निरुपम का भी तल्ख तेवर नजर आया। निरुपम ने कांग्रेस की आलाकमान को निशाने पर लिया। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था, इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है, उनके आसपास जो लोग हैं। उधर बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामना बेहतर समझा। अनिल शर्मा ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया कि सचमुच इस देश में 2 तरह की विचारधारा चल रही है। एक तरफ तो सनातन मिटाने की विचारधारा है और दूसरे तरफ सनातन को बचाने की विचारधारा है। मैंने अभी भी कहा, फिर कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि सनातन भारत की आत्मा है। अगर सनातन का खात्मा होगा तो भारत मृत प्राय हो जाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो जितने तमाम पार्टियां हैं वो सब सनातन के खात्मे की बात करती है। वो स्वार्थ परत लोगों की जमात थी। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी विवादों के चलते पार्टी छोड़ चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खूब मेहनत की। उनकी मेहनत का परिणाम भी देखने को मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में उतनी कारगर नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी प्लानिंग और पूरी ताकत के साथ सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर मैदान में आक्रामक तरीके से उतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।
एक खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, गीता भट्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और संजय मिश्रा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यहाँ पर जो है वो सवाल अनमोल पवार आपसे है। कांग्रेस पार्टी बिखर रही है, आपकी पार्टी के कई नेता जेल में हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए हालात कितने मुश्किल हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो विकटों की झड़ी लगी हुई है और एक अलायंस पार्टनर होने के नाते ये आपके लिए कितना इस समय चिंता का विषय है? देखिए, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किया हुआ है, उन्हें गलत तरीके से जेल में बंद किया हुआ है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके उन्हें झूठे और बेबुनियाद आरोपों में बंद किया हुआ है, ये तो पूरा देश देख रहा है। मेरे पास ये पूरी फहरिस्त है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जिन भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों ने पिछले 5 साल में ज्वाइन किया है, उनके मैं आपको नाम पढ़ के सुना देता हूँ। यशवंत अनमोल जाधव, जी, हेमंत मैं आपसे बिस्व बहुत शर्मा, लेटेस्ट में बात करती हूँ। संजय CN निरूपम, रमेश, सुन लीजिए सर, हसरत सवाल ये नसीम, सर, ये डिस्कशन कल भी हो रहा था, यही डिस्कशन अगर मैं आज की भी बाबा डिबेट में सिद्दीकी, परोसूंगी, रोज पिछले हफ्ते से यही डिस्कशन हो रहा है, तो मैं नया क्या दे रही हूँ दर्शकों को? जो नया बिंदु है वो ये है, विजेंद्र सिंह के खिलाफ कितने मामले हैं, गौरव वल्लभ के खिलाफ कितने मामले हैं, संजय निरूपम के खिलाफ कितने मामले हैं। संजय निरूपम तो खिचड़ी चोर बता रहे हैं जिस कैंडिडेट को उतारा है यूबीटी की तरफ से। तो सवाल तो बहुत सारे हैं। देखिए, कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर कहाँ कमी रह गई, किस वजह से उनके नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन साथ ही इस चीज पे भी गौर करने की जरूरत है कि जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पे, जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनका जीतना असंभव है, वहीं पे ही दूसरे विपक्ष के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह तक मान लिया था कि हमारी पार्टी में हर तरह के नेता हम शामिल करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो चाहे दुराचारी हो। तो जनता तो सब समझ रही है। चलिए जवाब ले लीजिए डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा। ये तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के हवाले से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचारी और पता नहीं कौन कौन आ रहा। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा एक शेर से कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सनातन धर्म और देश को गाली देना हमेशा नफा नहीं होता। यही कांग्रेस के साथ हुआ है और कांग्रेस के कुछ प्रतिष्ठित काम है जिसकी वजह से उनके लोग छोड़ करके आते हैं। उसमें माता बहनों का ना कोई सम्मान, राम सनातन सेना और देश का अपमान, और केवल अपनी मिल्कियत पर केवल अभिमान, देशद्रोह और भ्रष्टाचार पर पूरा कर रहे गुमान, यही रहा है कांग्रेस का इकलौता विधान। और इसी वजह से सारे लोग छोड़ छोड़ कर कांग्रेस को जा रहे हैं। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और वो डूबता हुआ जहाज आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अगर मैं नाम लेना चाहूं तो इतने बड़े बड़े को गुलाम नबी छोड़ के चले गए, अमरिंदर छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए, जितिन प्रसाद छोड़ के गए, आरपीएन सिंह छोड़ के आपने गए, भी तो ले लिया। ज्योति मिर्धा, मतलब लंबी फहरिस्त है। नहीं, फहरिस्त तो लंबी है, पर आपने भी तो ले लिया, आपने भी तो शामिल कर लिया भैया, आपने भी तो ले लिया। विजेंद्र सिंह, गौरव वल्लभ कल तक आप ही को गाली दिया करते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे। विजेंद्र सिंह राहुल गांधी के ऐसे ऐसे पोस्ट को शेयर किया करते थे जिनमें पता नहीं क्या क्या लिखा होता था प्रधानमंत्री के लिए। राजनीति में मतभेद है। अगर उन्होंने हमारा मत स्वीकार किया, हमारी विचारधारा स्वीकार कर ली, जिसमें नारी सम्मान, देश का सम्मान, सनातन का सम्मान, राम का सम्मान, देश को विकास के राह पर ले जाने की बात हम करते हैं, और अगर वो सब इससे एग्री करते हैं तो सभी का स्वागत है, क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और इसी नारे पे चलते हुए देश को 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी बनाना और पहली की तैयारी करना, 47 तक भारत को विश्व गुरु बनाना। जो लोग भी इसमें विश्वास करते हैं सभी का स्वागत है। एक सवाल जो उठ रहा है डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, प्लीज सवाल समझिए। सवाल ये उठ रहा है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं 400 पार को लेकर, तो फिर इस तरह से एक के बाद एक नेताओं को शामिल क्यों किया जा रहा है? अरे अदिति जी, अगर नेता, कोई राजनीतिक नेता अपनी कांग्रेस से दुखी हो करके अपनी विचारधारा को बदल करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र की मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहता है, तो सभी का नागरिक का स्वागत है। हमारी तो मेंबरशिप सबके लिए खुली हुई है, यहाँ जो प्रवक्ता बैठे उनके लिए भी खुली हुई है, तो ये दरबारित को सबके लिए है। पर समस्या क्या है कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कांग्रेस विपक्ष को तो बचाने जाएंगे नहीं,
विपक्ष को खुद बचना पड़ेगा ना। लोकतंत्र में एक संजय अच्छा मिश्रा ये कह रहे हैं विपक्ष को तो खुद ही बचना पड़ेगा, अब ये मोदी जी और बीजेपी की जिम्मेदारी तो है नहीं। चलिए, संजय मिश्रा के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। अनमोल जी आपको काउंटर देना चाह रहे हैं। अनमोल जी बोलिए। देखिए सर, देश मजबूत तब होता है जब जो भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो भी संस्थान हैं, जब आप उन्हें मजबूत करते हैं। लोकतंत्र तब मजबूत होता है, लोकतंत्र तब कमजोर होता है जब सारी एजेंसियों का कंट्रोल जो है वो सत्ताधारी दल के पास आ जाए। फिर आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, आप ही के तो नेता हैं, इतनी बड़ी फहरिस्त है उनकी, जिनके ऊपर किसी के ऊपर रेप का मुकदमा चल रहा है, किसी के ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा है। 3 विधायक आपके ऐसे हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है पिछले 2 साल में, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आपकी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 70% फंड जो है वो आज तक खर्च भी नहीं हुआ आपका। तो केवल आपकी नीतियां कागजों पे हैं, उसका चलिए ठीक है, जनता इनकी को नीतियां लाभ नहीं मिल कागजों पा पे रहा। हैं, लेकिन इनका कुनबा और इनका परिवार लगातार बड़ा होता जा रहा है। गीता भट्ट जी, 2 लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। एक तरफ बीजेपी कह रही है, भी आपने सुना डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को, उन्होंने कहा जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ रहा है हम उसे अपने साथ ला रहे हैं। वैसे राजनीति में आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो अब खत्म ही होता जा रहा है, अब तो कन्वीनियंस की राजनीति है भाई। जो कल तक कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते थे अब उसके साथ अलायंस में है। तो दोनों तरफ से ही राजनीति तो कन्वीनियंस की ही है, सुविधा की है, अवसरवादिता की है। जी देखिए, ये चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में आप देखेंगे कि इस तरह का आदान प्रदान राजनीतिक दलों के बीच में जरूर चलेगा। परंतु विषय यहाँ ये है कि ऐसा क्या है के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी विरोधी, हिंदुत्व विरोधी बात करता है। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी से बाहर आ जाता है उसका कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके मन में क्यों एक ये आत्मग्लानि आती है कि वो इतने लंबे समय तक हिंदुओं के विरोध में या हिंदुत्व के विरोध में क्यों खड़ा रहा। ये एक सोचने वाली बात है। और वैचारिक शून्यता जो कांग्रेस में एक लंबे दशकों से जो पनप रही है उस पर तो कोई दो राय है ही नहीं। इस पे तो सभी लोग आज इस बात को, जनता इस बात को स्पष्ट रूप से देख रही है। राहुल गांधी जी यात्रा पर निकलते हैं और जहां जहां से होते हुए निकलते हैं वहां वहां उनकी इंडी अलायंस के जो पार्टनर हैं वो उनसे छिटकते जाते हैं। हाँ, बंगाल पहुंचे तो वहां उनको ममता बनर्जी घुसने। गीता जी के साथ हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन गीता जी बता रही हैं कि वैचारिक शून्यता का जिक्र उन्होंने किया है और वैचारिक शून्यता की बात कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी से चेहरे अलग हो रहे हैं वो भी कर रहे हैं। गौरव वल्लभ दिशाहीन बता रहे हैं। सनातन के खिलाफ बोलने को हर नेता, आप अगर देखें कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाला, वो कह रहा है कि हमें सनातन विरोधी होने की क्या जरूरत है। एक बात सुनिए, नेता किस वजह से कांग्रेस से किनारा कर रहा है। इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया। एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था, इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है, उनके आसपास जो लोग हैं। मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया कि सचमुच इस देश में 2 तरह की विचारधारा चल रही है। एक तरफ तो सनातन मिटाने की विचारधारा है और दूसरे तरफ सनातन को बचाने की विचारधारा है। मैंने अभी भी कहा, फिर कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि सनातन भारत की आत्मा है। अगर सनातन का खात्मा होगा तो भारत मृत प्राय हो जाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो जितने तमाम पार्टियां हैं वो सब सनातन के खात्मे की बात करती है। वो स्वार्थ परत लोगों की जमात
तो यहाँ पर दो विचारधाराओं में लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं अनमोल जी। आपने सुना कांग्रेस के नेता भी जो छोड़कर चले गए कांग्रेस पार्टी का साथ, लेकिन ये कहा जा रहा है दो विचारधाराओं में लड़ाई, जिसमें से एक विचारधारा सनातन को बचाने वाली, जिसमें वो बीजेपी को कह रहे हैं, और एक विचारधारा सनातन को खत्म करने वाली। क्या ये लड़ाई सनातन पर भी आकर केंद्रित है? देखिए अदिति जी, मुझे लगता है कि जनता की सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो है कि क्या उन्हें मूलभूत सुविधाएं दे पाती है सरकार या नहीं दे पाती, जिन्हें वो चुन के भेजते हैं 5 साल केवल इसलिए क्योंकि हर वर्ग का व्यक्ति हमारे समाज में रहता है, और जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके लिए बेसिक सुविधाओं का अभाव इतना है हमारे देश में, तो मुझे लगता है उनकी प्राथमिक जरूरतें पूरी हो जाएं, ये उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है। और यही किसी भी सरकार की कोशिश भी होनी चाहिए और प्रयास भी होना चाहिए कि सबको वो बेसिक सुविधा मुहैया कराए। एक तो ऐसी सनातन इस सरकार लड़ाई में कहीं नहीं है आपके मुताबिक? जी मैं सुन नहीं पाया आपको। जी मैं कह रही हूँ सनातन आपके मुताबिक इस लड़ाई में कहीं नहीं है क्या? क्योंकि जो जितने भी नेता छिड़क कर जा रहे हैं वो सब सनातन को कहीं ना कहीं केंद्र में बता रहे हैं। देखिए सबका अपना स्वार्थ है। यही नेता थे जो पहले कहा करते थे अपने ही सहयोगियों के बारे में जो पहले पार्टी छोड़ के गए हैं कि जी फलाना व्यक्ति इसलिए छोड़ के चला गया। ये तो कोई ना कोई इन्हें कारण जरूर देना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे उलट है। सच्चाई है कि लोगों को बेहतर व्यवस्था मिले, बेहतर सरकार मिले। ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, क्लोजिंग कमेंट आपका सर। ये कह रहे हैं मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप, लड़ाई उन्हीं की है। मूलभूत सुविधाएं बताता हूं, पर सनातन एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आप ये देखिए जिस तरीके से खड़गे जी का अपना बयान है कि अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो देश में सनातन की सरकार बन जाएगी, और जिस तरीके से राम मंदिर का बहिष्कार विपक्ष के लोगों ने किया, इंडी गठबंधन वालों ने किया, जिस तरीके से देश का विरोध करते हैं विदेश की धरती पे जाकर के इनके नेता, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं अपने दोस्त के लिए बता दूं कि इसी पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी लेखा से बाहर आए हैं। 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए गए हैं। और अब महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं का बजट बढ़ा करके लिए पिछले साल कर दिया गया 2.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 12 करोड़ शौचालय बने गए हैं। 4 लाख गांव में खुले से शौच से मुक्ति हो गई है। 12 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन मिला है। 13 करोड़ घर में नल से जल मिला है। 4 करोड़ लोगों से ज्यादा में बिजली का कनेक्शन मिला है। 3.5 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि योजना बनी है। 3 तलाक की हर कोई वेलकम है जो एक बार आपकी विचारधारा को अपना ले। गिरावट आई है 3 ट्रिपल तलाक में। स्टैंड अप इंडिया में 80% महिलाओं को लोन मिला हुआ है। चलिए सर, इलेक्शन में बहुत टाइम है सारी योजनाएं गिनवाने का, ये सारी योजनाएं गिनवाने का बहुत टाइम मिलेगा। मेरा जो सवाल था वो ये, आपकी पार्टी में हर कोई वेलकम है, ये न्योता है, ओपन इनविटेशन है? जो भी विचारधारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र वाली विचारधारा से एग्री करता है, और वो किसी भी तरह का ये सोच करके नहीं आए कि उसके किसी तरीके के आरोप खत्म हो जाएंगे, जांच बंद हो जाएगी, सबका स्वागत है, सबका साथ नहीं। लेकिन आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप उन्हें रिलैक्सेशन देते हैं, उन्हें रियायत देते हैं, या तो उनकी फाइल बंद कर दी जाती है या उनकी जो फाइल पर एक्शन है वो स्लो हो जाता है। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।